चैनल पे ही एक पेशेंट ने मुझसे कहा था कि सर ऑटिज़म पे वीडियो बनाएं। तो आज के दिन हम ऑटिज़म पे बात करेंगे। ऑटिज़म के बारे में जानेंगे, आप अर्ली डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, ऑटिज़म में क्या प्रॉब्लम होती है और क्या करके आप ऑटिज़म की ट्रीटमेंट कर सकते हो। मैं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश, मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। मैं ओपीडी में ऑटिज़म के बहुत पेशेंट देखता हूँ और कई बार तो डायग्नोज भी करता हूँ। तो आज के वीडियो में हम ऑटिज़म के बारे में जानेंगे। ऑटिज़म के बारे में जब वीडियो चालू करते हैं तो सबसे पहले ये जानिए कि आजकल एक्सपर्ट ऑटिज़म का लेबल नहीं लगाते, उसको ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स कहते हैं, ASD कहते हैं। 2013 के बाद ये नाम चेंज हो गया है, लेकिन कई बार लोग ऑटिज़म ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो इस वीडियो में भी कभी कभी हम ऑटिज़म का इस्तेमाल करेंगे। ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो नाम है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, मतलब कि उसके नीचे बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। जैसे कि डॉक्टर एक अम्ब्रेला टर्म है, डॉक्टर है लेकिन वो डॉक्टर में फिर वो बच्चों का डॉक्टर भी हो सकता है, डिलीवरी का डॉक्टर भी हो सकता है, स्किन का डॉक्टर भी हो सकता है। उस तरह से ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के अंदर ऑटिज़म भी आता है, एस्पर्जर्स सिंड्रोम भी आता है और दूसरी बीमारियां भी आती है। तो आजकल हम ऑटिज़म के बदले ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD वर्ड इस्तेमाल करते हैं। ऑटिज़म जो है वो लड़कों में ज़्यादा होता है। लड़कों में ऑटिज़म के इंसिडेंस लड़कियों के मुकाबले 4 टाइम्स ज़्यादा होते हैं। हर 44 में से एक बच्चे को ऑटिज़म डायग्नोस होता है। इंडिया में बहुत अच्छी स्टडीज़ नहीं है, मैं US की स्टडीज़ बता रहा हूँ, लेकिन इंडिया में भी इंसिडेंस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऑटिज़म शुरू कब होता है? ऑटिज़म की तकलीफ बच्चे को ऑलमोस्ट पहले साल में ही चालू हो जाती है। कुछ में जल्दी होती है, कुछ में लेट होती है। अभी होता यह है कुछ पेशेंट के अंदर कि पहले साल बच्चा एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन बाद में ऑटिज़म के लक्षण दिखने लग जाते हैं। पर कुछ भी हो, 2 साल के होते होते ऑटिज़म के लक्षण बिल्कुल आ जाते हैं। सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, ऑटिज़म है आपको बच्चों के, उसके लक्षण आपको दिखेंगे क्या? देखिए, ऑटिज़म के लक्षणों की सीवियरिटी में बहुत वेरिएबल है। सीवियरिटी किसी भी लेवल पे हो सकती है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोरोना का इन्फेक्शन होता था। कोरोना का इन्फेक्शन बहुत लोगों को होता था, लेकिन कुछ को तो सिर्फ सिंपल बीमारी होती थी, कुछ को तो खांसी भी नहीं आती थी, छींक भी नहीं आती थी, बिल्कुल हेल्दी रखते थे। बीमार है कि नहीं वो भी पता नहीं चलता था। और कुछ लोग बहुत सीरियस हो जाते थे और बहुत लोगों की तो मौत भी हो गई थी। तो कोरोना की बीमारी के लक्षण की सीवियरिटी जैसे किसी भी लेवल पे हो सकती है, तो ऑटिज़म के लक्षण जो हैं वो भी किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है और किसी को बहुत माइन्यूट इफेक्ट भी हो सकती है। तो लक्षण, सिम्टम्स की सीवियरिटी बहुत वेरिएबल है। अभी वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी वीडियो में मैं आपको कुछ सिम्टम्स बताने वाला हूँ। अगर ये सिम्टम्स, अगर ये लक्षण किसी बच्चे में देखते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहला और सबसे कॉमन लक्षण ऑटिज़म का होता है नो आई कॉन्टैक्ट। बच्चा आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, और जब आप उसका नाम पुकार के उसको बुलाते हो तो वो जवाब नहीं देता, रिस्पॉन्स नहीं देता। अगर आप ऑटिज़म वाले बच्चे को पकड़ना चाहते हो, गोद में लेना चाहते हो, प्यार करना चाहते हो, बाहों में लेना चाहते हो, तो वो उसको अच्छा नहीं लगता। डिलेड स्पीच या नो स्पीच, मतलब बच्चा बोलना सीखता ही नहीं है या तो उसमें प्रॉब्लम होती है। 12 महीने तक बच्चा अगर बा 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 बैबलिंग बोलते हैं उसको, का दा दा, एक ही वर्ड रिपीट करता रहे उसको बैबलिंग बोलता है। 12 महीने तक अगर वो बच्चा नहीं सीखता है तो उसको ऑटिज़म हो सकता है। 16 महीने तक अगर वो कोई सिंगल वर्ड नहीं बोलता, जैसे पानी, दादा, पापा, ऐसा सिंगल वर्ड अगर बोलना नहीं सीखता तो वो ठीक नहीं है। और 24 महीने तक, 2 साल का होते तक वो 2 मीनिंगफुल वर्ड अगर नहीं बोलता है, जैसे पानी दो, खाना दो, 2 वर्ड अगर इफेक्टिवली नहीं बोलता है तो उसको ऑटिज़म हो सकता है। तो लैंग्वेज से भी पता चलता है कि बच्चे को ऑटिज़म है कि नहीं। इमोशंस और फीलिंग नहीं होते बच्चे में। बहुत सारी मदर्स कंप्लेन करती है कि मेरा बच्चा मुझे माँ ही नहीं मानता, मैं हूँ कि नहीं, मैं उससे प्यार कर रही हूँ, वो उसका जवाब ही नहीं देता। ऑटिज़म में बच्चा दुनिया को जो देखता है, परसीव करता है, वो अलग होता है और वो रिस्पॉन्स भी अलग होता है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। जैसे कि बच्चा आपसे बात नहीं करेगा, आपके कॉमन क्वेश्चंस के जवाब नहीं देगा, वो बात शुरू नहीं कर सकता, कन्वर्जेशन नहीं कर सकता और कन्वर्जेशन को कंटिन्यू भी नहीं कर सकता। कभी कभी क्या होता है कि कोई अगर बच्चे से बात करना चाहता है तो वो बहुत अजीब सा रिस्पॉन्स देगा, लोगों को लगेगा ये क्या है। मैं कुछ पेशेंट्स को जानता हूँ कि अगर कोई आके उनका रिलेटिव उनसे बात करना चाहता है तो वह तो बहुत शर्मा जाते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं, तो अजीब सा रिएक्शन देते हैं इंटरेक्शन से। सोशल इंटरेक्शन और सोशल कम्युनिकेशन ये सबसे बड़े प्रॉब्लम होते हैं ऑटिज़म के।
दूसरा होता है कि आजू बाजू की चीज़ों में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, दूसरे बच्चों के साथ खेलने में, उससे घुलने मिलने में उसको इंटरेस्ट नहीं होता। कभी कभी रिपीटेटिव बिहेवियर भी होता है, वो एक ही चीज़ बार बार करता रहता है और उस कभी कभी उस बार बार रिपीटेटिव बिहेवियर का मीनिंग भी नहीं होता। वो लाइट से सेंसिटिव होते हैं लेकिन दर्द और पेन को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अपनी टंग को बाइट कर सकते हैं, अपने कहीं पे चोट लग गई, अगर बहुत गर्मी है, बहुत ठंडी है, वो उसको बहुत रिस्पॉन्स नहीं करते, कभी कभी बातों का जवाब नहीं देते और जब बोलते हैं तो बोलने में टोन और रिदम बहुत अलग होता है, जैसे कोई कंप्यूटर या रोबोट बोल रहा है उस तरह की उनकी आवाज़ होती है। लोगों के एक्सप्रेशन समझ नहीं पाते, लोगों का बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सब वो समझ नहीं पाते और फेशियल एक्सप्रेशंस देते भी नहीं हैं। रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते रहते हैं, हाथ की फ्लैपिंग मूवमेंट करते रहते हैं। फ्लैपिंग मूवमेंट का मतलब है कि या तो ऐसा ऐसा करते रहते हैं या फिर ऐसा ऐसा करते रहते हैं। रिपीटेटिव जो लिम्स की मूवमेंट होती है उससे उनके ब्रेन को थोड़ी सूदिंग इफेक्ट मिलती है, इसलिए वो ऐसी ऐसी मूवमेंट करते रहते हैं। सेल्फ हार्म कर सकते हैं, अपने को मार सकते हैं, अपने को चोट लगा सकते हैं। उनका एक स्पेसिफिक रूटीन होता है खेलने का, बैठने का, और अगर ये उनका स्पेसिफिक रूटीन होता है उसका कई बार लॉजिक नहीं होता, और अगर ये स्पेसिफिक रूटीन अगर उनका टूट जाता है तो वो गुस्सा करते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं, मार सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, रो सकते हैं। रोल प्ले नहीं समझते हैं, जैसे किसी बच्चे के साथ आप खेल रहे हो तो रोल प्ले नहीं समझते। आप छुपाने की गेम खेल रहे हो, वो आप ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, वो एक्सप्रेशन दिखाता है, हंसता है आपकी एक्टिंग देख के, वो रोल प्ले ना समझता है ना करता है। एक स्पेसिफिक फूड प्रेफरेंस होता है, मतलब कोई चीज़ें ही खाता है, किसी चीज़ को ही वो पसंद करता है और एक ही चीज़ बार बार खाता रहता है। बहुत सारे ऑटिज़म के जो मेरे पेशेंट हैं उनकी कंप्लेन है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि वो एक ही तरह की चीज़ खाते रहते हैं और उसकी वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। ऑटिज़म के सिम्टम्स के बारे में हमने बात की, लेकिन ऑटिज़म के सिम्टम्स अलग अलग हो सकते हैं, हर बच्चा अलग होता है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि बच्चे के ब्रेन के न्यूरो डेवलपमेंटल जो इफ़ेक्ट हुई होती है उसकी वजह से बच्चा दुनिया को अलग तरह से समझता है और अलग तरह से इंटरप्रेट करता है। उसकी वजह से उसकी सोशल इंटरेक्शन, लोगों से बात करने का जो इंटरेक्शन है और कम्युनिकेशन स्किल्स खराब होती है, उसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम होती है। बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती रहती है, बहुत सारे बच्चों में, ऑलमोस्ट सारे बच्चों में सिम्टम्स की सीवियरिटी कम होने लगती है। जो बच्चा पहले बहुत ख़राब था, बिल्कुल नहीं बोलता था, बिल्कुल नहीं कम्युनिकेशन करता था, उसकी उम्र बढ़ने के साथ कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो सकती है और कई केस में तो वो इतनी अच्छी हो जाती है कि वो नॉर्मल लाइफ भी जी सकते हैं, काम पे भी जा सकते हैं। कारण क्या होते हैं ऑटिज़म के? अभी सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ऑटिज़म का कोई डेफिनेटिव कारण हमको पता नहीं है, जो सब हैं वो थियरी है। बहुत सारे कारणों का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। क्या कारण नहीं है वो समझ लीजिए। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि बच्चे को अगर मीजल्स की वैक्सीन लगाई जाती है या फिर एमएमआर की वैक्सीन लगाई जाती है उसकी वजह से ऑटिज़म होता है। बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने भी पढ़े हैं, लेकिन ये कभी साबित नहीं हुआ है और ये सही रीज़न नहीं है। दूसरा क्या होता है, किसी की फैमिली में अगर ऑटिस्टिक बच्चा हो तो बहुत सारे रिलेटिव कहते हैं कि ये अच्छी माँ नहीं है, अच्छे बाप नहीं, अच्छे पेरेंट्स नहीं है, उन्होंने बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रखा इसलिए बच्चा ऐसा हो गया। ये भी पॉसिबल नहीं है। ऑटिज़म जीनेटिक बीमारी होती है, कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, लेकिन ये दो कारण तो बिल्कुल नहीं है। जीनेटिक बीमारी है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चों के अंदर जीन डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुई है, लेकिन कोई एक जीन के डिफेक्ट की वजह से ये नहीं होता है। बहुत सारे जीन डिफेक्ट आइडेंटिफाई हुए हैं और उसकी एक कंबाइंड कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की वजह से होता है। कुछ जीनेटिक डिफेक्ट्स हैं जैसे फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम है, ऐसे जीनेटिक डिफेक्ट के अंदर भी ऑटिज़म के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पहले बच्चे को ऑटिज़म है तो दूसरे बच्चे को ऑटिज़म होने के चांसेस 20% बढ़ जाते हैं। अगर पहले 2 बच्चे को ऑटिज़म है तो तीसरे बच्चे को ऑटिज़म होने के चांसेस 32% बढ़ जाते हैं। तो इन्हीं कारणों की वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि जीनेटिक कारण होगा। अब एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। पेरेंट की एज भी एक कारण होता है। अगर मदर फादर की एज 36 ईयर्स के ऊपर है तो बच्चे को ऑटिज़म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि वाल्प्रोइक एसिड और थैलिडोमाइड नाम की 2 ड्रग्स हैं, अगर वो माँ ले रही है तो बच्चे को ऑटिज़म होने के चांसेस हैं। इन्फेक्शन एक होता है, बच्चा जब पेट में होता है और अगर माँ को रूबेला नाम का इन्फेक्शन हुआ है तो बच्चे को ऑटिज़म होने के चांसेस होते हैं। डिलीवरी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हुए हैं,
मतलब कि डिलीवरी में लेट हुए हैं, बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हुई है, प्रीटर्म बच्चा पैदा हुआ है, 26 वीक से पहले पैदा हुआ है, लो बर्थ वेट का बच्चा है, तो ऐसे केसेस में भी ऑटिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चा जब पेट में हो और माँ अल्कोहल दारू पी रही है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, मतलब अगर फैमिली में ऑटिस्टिक बच्चा है तो उस बच्चे के लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि एक बच्चा है जो किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता, इंटरेक्शन नहीं कर सकता, आई कांटेक्ट नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, एक्सप्रेशंस नहीं बता सकता, उसको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वो दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है तो आइसोलेट हो जाता है। तो ऐसे बच्चों के अंदर डिप्रेशन और ऐसे बीमारियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ADHD होने के चांसेस ज़्यादा होता है। उसको स्कूल में प्रॉब्लम होता है, स्कूल में दोस्त नहीं बना पाता, ठीक से पढ़ नहीं पाता, स्कूल में बुलिंग हो सकती है, उसको कोई परेशान कर सकता है क्योंकि वो अपना देखभाल खुद नहीं कर सकता। लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी रहती है, मतलब वो बच्चा हमेशा अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट रहता है, पढ़ नहीं पाया है, ये सब नहीं कर पाया, इसलिए वो कमा भी नहीं सकता, तो हमेशा माँ बाप पे डिपेंड रहता है वो। और अगर घर में ऐसा बच्चा है तो माँ बाप का भी स्ट्रेस लेवल थोड़ा हाई रहता है। ये थोड़ी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हुई, लेकिन कभी कभी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है। ऐसे बच्चे को स्लीप में डिस्टर्बेंसेस होती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होते हैं, ADHD होता है, कई बच्चों को खींच भी आती है और कुछ बच्चे मेंटली थोड़े रिटार्डेड भी होते हैं। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ऑटिस्टिक बच्चे के। डायग्नोसिस कैसे होता है? ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं है। जैसे कि मलेरिया हुआ तो ये टेस्ट करा लिया, टाइफाइड हो गया तो इस टेस्ट में दिखा दिया, ऐसा इस बीमारी में नहीं है। ज़्यादातर केस में ये होता है कि मदर फादर पहले तो ऑब्जर्व करते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा अलग है। कई बार वो पीडियाट्रिशियन ऑब्जर्व करते हैं, तो उस तरह से धीरे धीरे सिम्टम्स से हमको पता चलने लगता है। उनका डेवलपमेंटल सर्वेलेंस करना पड़ता है, डेवलपमेंटल असेसमेंट करना पड़ता है, मतलब कि उसके उम्र जितने दूसरे बच्चों में क्या क्या कर सकते हैं वो और ये क्या नहीं कर सकता। उनको एक क्वेश्चनर्स दिए जाते हैं, चेकलिस्ट दी जाती है कि आपका बच्चा ये करता है, ये सीखता है, ये बोलता है। उसके हिसाब से धीरे धीरे हमको पता लगने लगता है और फाइनली चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या न्यूरोफिजिशियन उसका डायग्नोसिस उसके एग्जामिन करके उसकी हिस्ट्री लेके कर सकता है। मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? हमने अभी देखा कि इसका कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं है, इसका कोई एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं है, तो इसका कोई एग्जैक्ट ट्रीटमेंट भी नहीं है। उसी तरह से जैसे मलेरिया हुआ तो दवाई ले ली, ठीक हो गया, इस तरह से इसकी कोई एग्जैक्ट दवा नहीं है और ये लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर होती है, उसको पूरी तरह से हम कभी मिटा नहीं पाते। लेकिन हमने आगे भी देखा कि जैसे जैसे पेशेंट की, बच्चे की उम्र बढ़ती है, उसके सिम्टम्स कम हो जाते हैं, तो धीरे धीरे उसकी प्रॉब्लम्स भी कम होने लगती है, तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भी उसकी ट्रीटमेंट है उसमें मेन होता है एक तो बिहेवियरल ट्रीटमेंट। उसको बिहेवियर की वजह से, इंटरेक्शन की वजह से, कम्युनिकेशन ना करने की वजह से जो जो तकलीफ़ें हो रही है उसको हमको इलाज करना पड़ेगा। फैमिली को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, भाई बहन को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ताकि उसका इलाज कंटिन्यूस घर पे भी हो सके। हमको उसका इलाज इस तरह से करना है कि वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सके। उसको कोई स्किल भी सिखानी पड़ेगी, ताकि अगर बाद में अगर उसको खुद नौकरी करना है, खुद पैसा कमाना है और इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है तो वो जी सके। तो ये कुछ मुद्दे हैं कि उसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करनी है। फैमिली के अंदर ऑटिस्टिक बच्चा आना एक बहुत स्ट्रेस की बात है। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ कि वो बहुत स्ट्रेस में रहता है कि मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के द्वारा मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुछ NGOs हैं, पेरेंट्स के लिए भी हैं, कुछ अच्छी साइट्स भी हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी साइट के लिंक और वो सब आपके लिए डाल दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्नेक बाइट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो ज़रूर देखें।